नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ। अयोध्या में सीएम योगी ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन को समर्पित, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। सीएम के बयान के बाद संतों में खुशी नजर आई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, मेरी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन को समर्पित हैं और राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़ी हुई। अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मंच से बोलते हुए उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम यहां सत्ता के लिए नहीं आए हैं और राम मंदिर के लिए अगर ये सत्ता गंवानी भी पड़ी तो कोई मलाल नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है। इन बातों का मुख्यमंत्री ने आज जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन को समर्पित। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर थे और इस दौरे में उन्होंने आज सुबह अयोध्या में दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में रामलला का आशीर्वाद उन्होंने लिया और इसके बाद उन्होंने मंच से बोलते हुए इस बात को कहा कि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम अगर सत्ता के लिए, राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी भी पड़ी तो कोई समस्या नहीं है। अनिल हमारे सहयोगी अयोध्या से पूरी खबर बता रहे हैं। अनिल, मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ वहां पर उन्होंने कहा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने अयोध्या का मन मोह लिया। आज करीब 9:30 बजे जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, तभी से अयोध्या में उत्साह हो जाता है, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगर अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में उत्साह की एक लहर सी हो जाती है। आज एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने जब कहा कि मेरे लिए सत्ता प्रिय नहीं है, मेरे लिए मेरे राम प्रिय हैं। उन्होंने बताया, 3 पीढ़ियों से मैं राम का सेवक बना रहा हूं। जब मंदिर आंदोलन था तब हमारे पूर्वज इसकी लड़ाई लड़ा करते थे और आज मुझे अयोध्या का सेवा करने का मौका मिला है। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सबसे पहले राम को चुनूंगा, ना कि सत्ता को। ये बात अयोध्या वासियों के साथ साथ राम से आस्था रखने वालों को इतनी प्रिय लगी, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। हर कोई इस चीज को कह रहा है कि जिस चीज के लिए हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को चुना था प्रदेश के मुखिया के रूप में, उस पर पूरी तरह से वो सार्थक होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से रामनगरी अयोध्या अचेता अवस्था में थी, चेतना शून्य थी, उस अयोध्या में जिस तरह से प्राण डालने का काम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज भी उन्होंने कई बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराए। साथ ही साथ अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से खाका खींचा जा रहा है, उसकी उन्होंने समीक्षा बैठक की। राम से आस्था की बात एक बार और सामने आती है कि रामनवमी करीब आ रही है, इसको लेकर उन्होंने बैठक की, क्या क्या तैयारियां हैं, कितना भव्य रूप से इस बार रामनवमी मनाया जाएगा। तो सभी पहलुओं को छूते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अयोध्या का मन मोहने का काम किया है। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और आप नजर बना रखिए खबर पर। आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अयोध्या के बाद रुख मेरठ का, जहां पर सौरभ हत्याकांड जुड़े मर्डर से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आज सामने आई। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस मामले में मुस्कान के लिए फांसी मांगने वाली उसकी सौतेली मां
उसने कहा है कि मुस्कान को फांसी दी जाए। इसके साथ ही साथ जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल 15 दिन के लिए टैक्सी बुक करके शिमला मनाली गए थे। दोनों टैक्सी से पहले शिमला, मनाली, कसौल गए। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया था। होटल के कमरे में पार्टी की गई थी। पुलिस को फिलहाल मुस्कान और साहिल की रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने दोनों लोगों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पंकज हमारे सहयोगी मेरठ से पूरी खबर बता रहे हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है मामले में? ये सौरभ हत्याकांड में अब दिन पर दिन जो है नए खुलासे होने लगे और सबसे पहले आज दिन में 4 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें मुस्कान सबसे पहला जो है मुस्कान जो है सौरभ के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। हत्या से पहले का वो वीडियो बताया जा रहा है। उसके बाद जो है एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है साहिल उसको केक खिलाती हुई नजर आ रही है और दूसरा जो एक वीडियो है वो फिलहाल जो है हिमाचल का बताया जा रहा है, जहां हत्या करने के बाद जो है साहिल को रंग लगाते हुए उसके साथ होली खेलते हुए वो नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि दिन पर दिन नई नई परतें खुलती जा रही है। और वहीं अब जो मेरठ पुलिस ने 14 दिन की जो है रिमांड मांगी थी वो मंजूर हो गई है और कल जो है सबसे पहले सुबह ही यानी कि 11 बजे जो मेरठ पुलिस जेल पहुंचेगी और दोनों को लेकर घटना स्थल पे जाएगी, जहां पर साहिल का कमरा था, जहां पर वो हाथों के पंजे और गर्दन काट के लेके गया था, जहां पर उसने तांत्रिक क्रिया की थी, उस कमरे पर भी पहुंचेगी। रिमांड के बाद उनसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। क्या जो बॉडी है वो ड्रम है, ड्रम का जो साइज बड़ा था, क्या बॉडी के हिस्से इसलिए किए गए थे, या उसके बाद ये जो आइडिया है वो कहाँ से आया था? क्योंकि सबसे बड़ी इसमें जो है पुलिस के पास भी अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीमेंट के कट्टे लाए गए थे, रेत लाया गया था और सीमेंट से बॉडी को ढका गया था, एक बहुत ही अलग यहाँ मामला देखने को मिला। तमाम पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस अभी इन मामलों पे जो है उनसे कल के बाद जो है पूछताछ शुरू करेगी। जी, अब जिस तरीके से इसमें कई एंगल सामने आ रहे हैं पंकज, तंत्र विद्या का भी मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, क्या लगता है ये पूरा प्री प्लान मामला था? पहले से ही ये लोग ये तय करके बैठे थे कि जैसे ही वो लंदन से आएगा इसकी इस तरह से हत्या की जाएगी। हत्या करने का तरीका भी इन लोगों ने तय किया था। हत्या करने के बाद शव को कैसे डिकम्पोज किया जाएगा उसका भी इन लोगों ने बड़ा रिसर्च किया, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि हत्या कर देने के बाद ड्रम में उसको सीमेंट से जो है वो बिल्कुल पेस्ट कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से मुस्कान और जो साहिल द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये काफी लंबी साजिश थी, क्योंकि इसमें मुस्कान ने बताया कि कई बार वो जो है सौरभ को मारने का प्रयास कर चुकी थी। क्योंकि जिस तरह से सौरभ ने एक दिन पहले यानी कि जिस दिन इन्होंने हत्या को अंजाम दिया उससे पहले भी सौरभ की जो शराब पीता था उसमें नींद की गोली मिलाई गई थी, लेकिन उस दिन सौरभ ने जो है शराब नहीं पी थी और खाना खाने के बाद वो घर से बाहर चला गया था। लेकिन अगले दिन वो अपनी माँ के यहाँ से यानी कि सौरभ अपने परिवार के यानी जो उसकी माँ दूसरी गली में रहती थी उसके यहाँ से कोफ्ते लेके आया था, उनमें वो गोली मिलाई गई थी। उसके बाद जो है कोफ्ते खाने के बाद जो सौरभ है वो बेहोश हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा एक मामला और बता दूं कि चौंकाने वाला, जब इन लोगों द्वारा उस पर 3 बार चाकू से वार, क्योंकि आज जो है सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें सबसे पहला वार उसके दिल पर किया गया था, यानी कि 3 बार जो लगातार वार जो है सबसे पहले चाकू से उसके जो है दिल पर किए गए थे, उसके बाद उसकी गर्दन पर किया गया था। तमाम जो आज पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें चौंकाने वाले मामले सामने आए और उसके बाद यानी कि सबसे पहले उसके हाथ अलग किए गए थे, उसके बाद उसकी जो गर्दन है वो अलग की गई थी। तमाम आज एसपी सिटी ने उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीजें निकल के सामने आई है, यानी कि जब उसकी हत्या की गई वो यानी कि नशे में यानी कि उसको नींद की गोली दे रखी थी और वो नशे में सौरभ की हत्या की गई थी। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला मेरठ में सामने आया, लेकिन सिर्फ मेरठ ही नहीं, ऊधम सिंह नगर में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर एक महिला ने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया। मामला ऊधम सिंह नगर का है, मेरठ के जैसा ही यहाँ पर मामला है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। कातिल पत्नी ने सोते हुए पति के मुंह पर तकिए से दबाकर उसका दम निकाल दिया। दम घुटने से उसके पति की मौत हो गई।
और पत्नी के आशिक ने कंधे पर शव रखकर उसे खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने सर्विलांस के जरिए मामले का खुलासा कर दिया है। ये बड़ी खबर है। एक और देखिए, मेरठ की ही तर्ज पर पति पत्नी और वो के बीच ये मामला सामने आया है। चेतन बन्ना हमारे सहयोगी बत्रा, हमारे सहयोगी उधम सिंह नगर से सीधे जुड़ गए। चेतन, क्या पूरी जानकारी है, क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल अभी मेरठ का हत्याकांड शांत नहीं हुआ था कि उधम सिंह नगर के किच्छा से ऐसा मामला सामने आया है, जहाँ पे ये पारुल नाम की जो महिला है, इसने अपने पति हरीश की हत्या कर दी है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। पूरा मामला आपको बता दूं पर कि हरीश और पारुल की 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था और बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था। लेकिन 3 साल पहले जब इनका मकान बनने लगा, तो जो जहाँ इनका मकान बना था, उनके साथ जो मकान का एक ठेकेदार है, वो रईस नाम का युवक वहाँ रहता था और रईस ने इनकी मदद करने के लिए इनको रहने के लिए अपना घर दे दिया था। लेकिन रईस का आना जाना हरीश के यहाँ ज्यादा बढ़ गया और पारुल और रईस का दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग हो गया। वो प्रेम प्रसंग इस हद तक चला गया कि रईस को पाने के लिए पारुल और रईस दोनों ने मिलकर हरीश की हत्याकांड का पूरी साजिश रची। और जब 15 तारीख की रात को हरीश सो रहा था, तो दोनों ने मिलकर पारुल और रईस ने मिलकर हरीश की मुंह पे तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी। उनका गला दबा दिया, मुंह दबा दिया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। इसके बाद पारुल इतनी शातिर थी कि पारुल ने 17 तारीख को जाकर 17 मार्च को पुलिस चौकी में यह तहरीर दी कि हरीश जो उनका पति है वो 15 तारीख से गायब है और उसके देवर पर उन्होंने शक जताया। जबकि देवर ने 19 तारीख को तहरीर देकर नामजद तहरीर देकर रईस के खिलाफ शिकायत करी। पुलिस ने जब जांच की तो कॉल डिटेल के आधार पर, फोन सर्विलांस के आधार पर और उसके पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ और पारुल और रईस ने ये सब पूरा मामला कबूला कि इन दोनों ने मिलकर ही हरीश की हत्या की है। उसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया था। ठीक है चेतन, आप नजर बना रखिए खबर पर। आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला मेरठ के बाद उधम सिंह नगर से सामने आया है। अगली खबर मथुरा से आपको बताएंगे। वाराणसी के बाद मथुरा में भी खाकी दागदार हुई है। यहाँ पर एक महिला दारोगा ने अपने साथी दारोगा पर दुष्कर्म की कोशिश का एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है। मामला दारोगा मोहित राणा से जुड़ा हुआ है। दारोगा मोहित राणा पर महिला सहकर्मी ने दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला दारोगा ने आला अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि मामले पर पर्दा डालने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने पर महिला दारोगा अड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दारोगा को जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर है मथुरा से आपके टीवी स्क्रीन पर। एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथी पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। तो वीर नारायण हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहा। वीर, क्या जानकारी है पूरी इस मामले पे? देखिए तमाम बिल्कुल मथुरा से जिस तरीके से आरटीपी को संसार कर देने वाला मामला सामने आया है। देखिए काशी यानी कि वाराणसी के बाद जिस तरीके से जिला कारागार में महिला डिप्टी जेलर के साथ छेड़खानी की मामला सामने आया था, वो मामला थमा नहीं कि मथुरा से अब दरोगा ने अपने सहयोगी महिला दरोगा के साथ उसके आवास में घुसकर जबरन छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास का मामला आया है। तो बिल्कुल कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से खाकी को पूरी तरह से शर्मसार में कर दिया है। महिला का आज मेडिकल परीक्षण कराया गया। पहले तो पुलिस के जो आला अधिकारी है इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास में जुटे रहे। 24 से 36 घंटे तक तालम तोल पुलिस के अधिकारी करते रहे, लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मुझे आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मेरे साथ में जिस तरीके से दरगंदी का प्रयास किया गया है वो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो जो महिला उपनिरीक्षक है वो महिला सशक्तिकरण की प्रभारी भी थी, उसने महिला सशक्तिकरण की प्रभारी रही, उसी के अनुरूप ये जज्बा भी उन्होंने दिखा दिया। अधिकारियों को साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करने योग्य मामला है, क्योंकि मैं कार्रवाई चाहती हूँ और कार्रवाई करा के ही रहूंगी। तो मोहित राणा के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज महिला जो उपनिरीक्षक है उसका मेडिकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन में कराया गया था। महिला के शरीर पर चिकित्सकों के जो अमित मेरी चिकित्सकों से बात हुई, चिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि महिला के चोटें, खरोच के निशान है। तो साफ तौर से बिल्कुल ये कह सकते हैं कि महिला के साथ किस तरीके से अव्वल दर्जे की बदनीयती से स्थान की गई होगी, क्योंकि महिला के जो शरीर पर कई जगह खरोच के निशान बने हुए हैं, महिला के सर में चोट के निशान है। तो जिस तरीके का अमानवीय चेहरा, जिस तरीके से खाकी के वो रूप में ये छिपे हुए थे दरोगा मोहित राणा के द्वारा जिस तरीके दरंदगी को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, जिससे पूरे
प्रदेश की पुलिस की छवि खराब होती है, क्योंकि जिस तरीके से रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो लोग न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? ये सब बिल्कुल बिल्कुल बेजा बात है किस तरीके से ये पूरा वाकया है और इसमें क्या कुछ सच्चाई है। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर बस्ती से आपको बताएंगे, जहां पर अवैध रूप से निर्माण की जा रही मस्जिद के निर्माण पर लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों ने इस मस्जिद के गेट पर ताला डाल दिया। हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अवैध रूप से बन रही है। इस मस्जिद के पास कोई अपनी जमीन के कागज नहीं है, सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनाई जा रही है, उसको तामीर किया जा रहा है, लिहाजा ये मस्जिद यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती। इस तरीके के वहां पर एलिगेशन लगाए, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर आ गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बस्ती से है, जहां पर बिना इजाजत सरकारी जमीन पर ये मस्जिद बन रही थी। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। ये बस्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से निर्माण की जा रही मस्जिद पर एक्शन हुआ है। दिलीप पूरी खबर बता रहे हैं। दिलीप, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि रामनगर विकास खंड में एक कथैता गांव है, वहाँ एक कुछ जमीन है जो करबला और कब्रिस्तान जैसी के लिए आवंटित पहले से चिन्हित है। उस जमीन पर पिछले कई सालों से जिस तरह से बिल्डिंग का निर्माण लगभग 5000 स्क्वायर फीट का जो मस्जिद बताया जा रहा है, हिंदू संगठन ने जो आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वो ग्रामवासियों के कई वर्षों की या कई दिनों की शिकायतों से बार बार ये काम चल रहा था। लेकिन जो तहसील प्रशासन है, कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन की घोर लापरवाही मानी जाएगी अगर इस तरह से 132 की जमीन जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता नवैयत बदल करके, उस पर अगर निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग वहां बना रहे थे, अगर ये घटना चलती तो कहीं ना कहीं कोई और ज्यादा मामला इसका बढ़ सकता था। तो गाँव वालों ने, हिंदू संगठन अखिलेश सिंह जी हैं, उनको सूचना दिया तो वहां से जाकर के उन्होंने उस मस्जिद में ताला लगाया। आज हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए थे, हमने देखा कि ताला भी खुला हुआ है और जो मटेरियल्स हैं बिल्डिंग मटेरियल के वो रखे हुए हैं, तमाम कुर्सियां रखी हुई हैं। कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन ने अगर इसका संज्ञान लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो मामला क्या है? वहां पर मस्जिद अवैध रूप से निर्माण की जा रही थी, या जैसा आप बता रहे हैं कि वो जमीन कब्रिस्तान में दर्ज है, तो कब्रिस्तान में अगर दर्ज है तो मस्जिद का निर्माण अवैध जमीन पर कैसे हो रहा है? क्या एग्जैक्टली मामला क्या है? हिंदूवादी संगठन किस बात पर आपत्ति जता रहे हैं? हिंदूवादी संगठन का कहना यह है कि वो पूरी तरह से अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। मस्जिद का निर्माण बिना सरकारी परमिशन या बिना किसी उसके नहीं कराया जा सकता। और खासकर ऐसी जो सार्वजनिक जमीनें हो, जैसे करबला की जमीन हो, वहाँ वो दाह करते हैं अपने जो है जो ताजिया ले जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह का किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कराया जा। हिंदू संगठन ने जब उसको रोका तब भानपुर तहसील का लेखपाल जो है वो आकर तहरीर दे करके अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत कराता। तो कहीं ना कहीं ये बात एक पूरी तरह से साबित हो रही है कि जब लोगों ने वहाँ आपत्ति जताई उसके बाद तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन जागा। आज भी आपको बता दें, जिलाधिकारी का हम लोगों ने जब बयान लिया, जिलाधिकारी ने कहा कि धर्मस्थल का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्मस्थल जो आता है वो मस्जिद के ही रूप में आता है। तो पूरी तरह से अवैध निर्माण कराया जा रहा था ग्राम प्रधान के द्वारा। ठीक है, आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर प्रयागराज से आपको बताएंगे, जहां पर जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला हो गया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात से एतराज जताया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर एतराज जताया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है, ये बात अनिल तिवारी ने लिखी है। जज वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर आग लगी थी और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को वहां से करीबन 15 करोड़ का कैश मिला था और अब उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के आवास पर आग लग गई। आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड के लोगों ने उस आग को बुझाया, जब आग बुझ गई तब फिर जब घर के अंदर वो लोग गए तो वहां भारी मात्रा में नकदी मिली, नोट मिले। बताया जा रहा है कि करीबन 15 करोड़ के आसपास वो नकदी थी वहां पर। कुछ जल गई थी, कुछ जलने से बच गई थी। अब इसके बाद फौरन जज यशवंत वर्मा का तबादला जो है वो दिल्ली से करके इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। और इस बात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उन्होंने इस बात पर
ऐतराज जताए है। अमित हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गए। अमित, क्या है, किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अब वहां पर बार एसोसिएशन के लोग? बिल्कुल, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जिसमें आग लगने के दौरान जो वहां पे नकदी बरामदी हुई है, बरामदगी के बाद जैसे ही इस बात की सूचना सुप्रीम कोर्ट को हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोलेजियम के तहत उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद से लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो अब विरोध कर रहे हैं, इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आज बाकायदा मेमोरेंडम भी उन्होंने अपना ज्ञापन वो है उन्होंने जारी कर दिया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को प्रयागराज से नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पे इनका नहीं किया जाना चाहिए। ये कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि कहीं का भी कोई भी कूड़ा कचरा हो उसको ले आके यहाँ पे इस तरह से ये जो वर्ड जो है जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वसनीयता का सवाल है। विश्वसनीयता होनी है और न्यायपालिका पे ऊपर जब सबको भरोसा अपना बना के रखना है तो न्यायपालिका को भी कठोर होना चाहिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी, क्योंकि पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो जज रहे हैं, इसलिए पुनः उनको फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह से गंभीर आरोप लगने के बाद उनको पुनः यहाँ पे पोस्टिंग करना ये गलत है। इसी को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनको यहाँ पे आते हैं वो तो लेते हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे, उनकी कोर्ट में हम जाके हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, उनके सामने बहस भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता चलेगा कि विरोधी से कहीं तो वो उनकी सटीक नहीं। इस तरह से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी वो अब खुलेआम तौर पे लगा रहे हैं और कहना है कि इनको तत्काल यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए और इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोस्टिंग नहीं की जानी चाहिए। जी, क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी का ट्रांसफर यहाँ हो जाता है उसको वापस वहीं भेज दिया जाए या कहीं और भेजा जा सकता है? एक जज के ट्रांसफर के मामले में जो बार एसोसिएशन मांग कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? वहां पर क्या टेक्निकल क्लॉज है इसको लेकर? देखिए, कोलेजियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और उसको उन्होंने मानते हुए उनको यहाँ पे पोस्टिंग कर दी गई। तो इसको अब बदलना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना या उनके निर्णय पे प्रश्न उठाना ये एक बड़ा सवाल है और बार एसोसिएशन लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बातों को कितना गंभीरता से लेता है, उसी पे रहेगा। अगर वो गंभीरता से लेते हैं तो उनका सहायता यहाँ से हटेगा, नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को इग्नोर करते हैं तो स्वाभाविक है कि क्योंकि साथ ही उनके ऊपर जांच भी बैठा दी गई है जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में। तो वो जांच क्या होती है, क्योंकि और जो वकील हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि साजिश भी हो। तो अब तक जब तक जांच न हो जाए तब तक कुछ कह पाना भी बहुत मुश्किल है। कई भाग में वकील जो भी है वो भी बटे हुए हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की आपस में चल रही है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो ये भी देखना होगा कि अगर ये आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, जब तो जांच की रिपोर्ट में ही हो पाएगा। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं कि एक जज के घर में आग लगती है, उसके घर से लगभग 15 करोड़ की नकदी बरामद होती है, उस पर यही आरोप था कि ये पैसा कहां से आया, पहले वो क्लेरिफाई करे और फौरन उसका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया जाता है। अब वहां भी वकील उसका विरोध कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा पेचीदा मामला है और नजर बना रखिए क्या कुछ इस पर निकल कर आता है, फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।